गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। आज का जो अपना चैप्टर है वो है जी प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन चैप्टर काफ़ी सवाल भी आते हैं, इस पे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इस पे अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो 5 टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो 5 टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो प्रीपोजिशन चैप्टर पर आते हैं। पहला टाइप आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अब सुनोगे। जिन्होंने पहले कोचिंग वोचिंग ले रखी है या हल्का फुल्का कहीं कुछ पढ़ रखा है उन्होंने सुन रखा होगा कि ये कुछ वर्ब है, इन पर प्रीपोजिशन मतलब इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आती। जैसे आप ऐसा नहीं लिख सकते ही रोट मी अ लेटर, राइट के बाद आप मी डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसका ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकता। आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ही रोट अ लेटर टू मी। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ही टॉक्ड मी नहीं लिख सकते, ही टॉक्ड टू मी, ही टॉक्ड मी डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे। टॉक का ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, आपको टू लगाना पड़ेगा, ही टॉक्ड टू मी ऐसे करना पड़ेगा। या मेरे बारे में बात करी तो टॉक्ड अबाउट मी, कोई प्रीपोजिशन बीच में डालनी पड़ेगी। कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आती। आपने सुना होगा डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, एंटर के साथ इनटू नहीं आता, इस टाइप वाले सवाल। या फिर आते हैं इन, इनटू, ऑन टू, इनमें डिफरेंस वाले सवाल। इन इनटू में क्या डिफरेंस है, ऑन टू में क्या डिफरेंस है, बिटवीन अमंग में क्या डिफरेंस है, इस टाइप वाले सवाल। या फिर ऐसे सवाल कई बार क्या होता है एक ही वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं LEAVE, लीव के साथ ऑफ भी लगता है ना, और लीव के साथ और प्रीपोजिशन भी आ सकती है। ऐसे ही कंप्लेन है, इसके साथ ऑफ भी आता है, अबाउट भी आता है, अगेंस्ट भी आता है, डाई के साथ इन भी आता है, डाई के साथ ऑफ भी आता है। जब एक ही वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन पॉसिबल होती हैं तो कौन सी कब लगाएं, बेसिकली इनमें मीनिंग चेंज होता है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे लुक वर्ड है ना, तो लुक के साथ इनटू भी आता है, लुक के साथ आफ्टर भी आता है, हाँ क्या ना। लुक इनटू माने इन्वेस्टिगेट करना, ऐसे ही लुक फॉर माने ढूंढना, ऐसे ही लुक अप मतलब कोई चीज डिक्शनरी वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह पे ढूंढना, ऐसे ही लुक आफ्टर माने देखभाल करना। तो हो क्या रहा है कि एक वर्ब के साथ प्रीपोजिशन चेंज होने से फ्रेजल वर्ब अलग हो गई और उससे उसका मीनिंग अलग हो गया। तो ऐसे मान लो एक ही वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन पॉसिबल है जिनकी वजह से उसका मीनिंग अलग अलग हो जाता है। इस बेस पर सवाल आप कह सकते हो। एक हो गए आपके फिक्स प्रीपोजिशन, ये और ये कह सकते हो ऑलमोस्ट सेम सी बात है, ये और ये कह सकते हो ऑलमोस्ट सेम सी ही बात है। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन माने फॉन्ड के साथ ऑफ आएगा, इंसिस्ट के साथ ऑन आएगा, कंप्लेन के साथ अपना कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आएगा, सक्सीड के साथ इन आएगा, इस टाइप वाले। ही सक्सीडेड इन दैट, ही सक्सीडेड इन समथिंग, ही सक्सीडेड इन द एग्जाम, ही सक्सीडेड इन हिज कोई भी प्रोजेक्ट या जो भी आप लिखना चाह रहे हो। ही इंसिस्टेड ऑन समथिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ रोमांटिक म्यूजिक या ओल्ड म्यूजिक। मेरी बात आ रही है समझ में? तो इन टाइप वाले सवालों को बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन के सवाल। एक हो गए आपके मिसलिनियस वाले। ठीक है, मिसलिनियस माने प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ अलग अलग रैंडम कॉन्सेप्ट्स। तो ये 5 टाइप के सवाल मोटे मोटे तौर पर प्रीपोजिशन चैप्टर के अंदर आते हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं सवाल कहूं तो इस पे आते हैं, और यही परेशानी का कारण भी है। रीजन क्या उसका कि ये वाला जो पोर्शन है ये आप कह सकते हो कि वोकैब टाइप का पोर्शन है। फ्रेजल वर्ब आपने सुना है ना कि लुक इनटू का क्या मतलब है, लुक आफ्टर का क्या मतलब है, लुक अप का क्या मतलब है, ऐसे ही कॉल एट का क्या मतलब है, कॉल ऑन का क्या मतलब है। तो ये फ्रेजल वर्ब टाइप का पोर्शन है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बच्चे को ऐसा लगता है कि यार टीचर 4 क्लास प्रीपोजिशन की ले देगा, 3 क्लास प्रीपोजिशन की ले देगा, और मुझे दुनिया में जितने वर्ड हैं, जितनी वर्ब हैं, जितने एडजेक्टिव है, जितने नाउन है, उनके साथ जो प्रीपोजिशन आती है मुझे अपने आप पता चल जाएगी। ऐसा नहीं है भाई। जैसे अलग अलग वर्ड के मीनिंग, इट्स लाइक वोकैब, कि जैसे वोकैब की कोई लिमिट नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने, याद करने से वो चीज़ें याद होती हैं। ऐसे ये वाला जो पोर्शन है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद एफर्ट्स डालने पड़ते हैं तब जाके आपको याद होता है। और दिक्कत इनके साथ सबसे बड़ी ये है, ईडीएम मुझे आपको याद कराने में स्टोरी बना के याद करा दूंगा, एंटोनिम सिनोनिम में आने वाले वर्ड याद कराने में कोई नेमोनिक्स बना के याद करा दूंगा, जैसे वोकैब की वीडियोस में आपने देखा। वन वर्ड बच्चे को वैसे ही जनरली याद हो जाते हैं। दिक्कत इनमें क्या है कि इनके कोई नेमोनिक्स भी नहीं बन सकते। लुक इनटू का ये मतलब है, लुक आफ्टर का ये मतलब है, लुक अप का ये मतलब है। अब इसके क्या नेमोनिक्स बनाओगे, सारे सेम है, कैसे नेमोनिक्स बनेंगे इनके? इसलिए परेशानी का सबब बनती है। इसीलिए बच्चा इस चैप्टर में बहुत परेशान रहता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझना शुरू करिए कि प्रीपोजिशन जितना ग्रामर का टॉपिक है उससे ज़्यादा वोकैब का टॉपिक है। प्रीपोजिशन को जब तक आप ये सोचोगे ना कि ग्रामर का टॉपिक है, किसी टीचर के पढ़ाने से हो जाएगा, तब तक आप पेपर में फिर माथा पीटते रहोगे। आप समझिए कि ये वाला जो पोर्शन है ये वोकैब का पोर्शन है।
इसके अंदर फिक्स प्रीपोजिशन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, देखो वैसे तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि जितनी वर्ब्स हैं उनसे कितनी प्रीपोजिशन के फ्रेज बन सकते हैं, कितने एडजेक्टिव है उनसे फ्रेज बन सकते हैं, तो लिमिट तो इसकी कोई है नहीं। लेकिन जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं, मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो वो 500 के करीब है। तो 500 में से 150 फिक्स प्रीपोजिशन की मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैंने कैटेगराइज कर लिए हैं, जो बहुत जल्दी आपको उस एक ही वीडियो से याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी की मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसको बार बार रिवाइज करके आपको याद करना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चे, इसकी कोई नेमोनिक्स कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको उसको बार बार। अच्छी चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि मैं वो जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें सेंटेंस भी होगा, तो आप टिक मार्क करके बार बार बोल्ड करके उसको अच्छे से याद कर पाओगे। ये आपके एफर्ट्स मांगेगा भाई ये पोर्शन ना। आप इसको ग्रामर नहीं, इसको वोकैब का समझिएगा। ग्रामर का जितना प्रीपोजिशन है वो तो होगा ही, कुल मिला के ये बाकी सब कुछ क्लास में होगा। ये भी क्लास में है, ये भी क्लास में है, ये भी क्लास में, ये भी क्लास में, इसमें भी 150 क्लास में बाकी आपको याद करनी पड़ेगी। क्लियर होगी इतनी बात? आ जाइए, शुरुआत करते हैं अपने आज के पोर्शन की। आज अपन क्या देखेंगे, कौन सी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता, और कुछ मिसलिनियस का जितना पोर्शन आज हो पाएगा उतना, फिर बाद में कल आके कंटिन्यू करेंगे मिसलिनियस का बाकी पोर्शन, कौन सी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगानी है, या इन इनटू वाला ऐसे टाइप का। 3-4 क्लास में आपका प्रीपोजिशन पूरा हो जाएगा। आ जाइए, अब ये वाला जो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बच्चों को याद कराया जाता है। जैसे क्या याद कराते हैं, ऐसे रटवा देते हैं, जैसे डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बच्चों डिस्कस का मतलब ही होता है टॉक अबाउट, उसमें अबाउट अंडरस्टूड है बेटा। ठीक है सर। अच्छा, एक्सप्लेन के साथ भी अबाउट नहीं आता, पता बेटा क्यों? क्योंकि उसका मतलब ही होता है टॉक अबाउट, उसमें अबाउट अंडरस्टूड है। ठीक है सर। एंटर के साथ इनटू नहीं आता, पता क्यों नहीं आता बेटा? क्योंकि उसका मतलब ही होता है कम इनटू, उसमें इनटू अंडरस्टूड है। ठीक है सर। फिर सर अटैक के साथ ऑन क्यों नहीं आता? उसका बेटा वो रट्टा सा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो वो याद कर लेना। अच्छा, अफोर्ड के साथ टू क्यों नहीं आता? डिमांड के साथ टू क्यों नहीं आता? कंप्राइज के साथ ऑफ क्यों नहीं आता? इन्फॉर्म के साथ टू क्यों नहीं आता? इनके कोई रट्टे हैं नहीं। फिर बाकी सब याद ही करना है, तो फिर वो 3 भी हम याद ही कर लेंगे। एक्चुअली इनका जो लॉजिक है, अगर मैं ग्रामर के लॉजिक की बात करूं कि इन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन क्यों नहीं आती, तो एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है भैया कि ये जो शब्द हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऐसा मैंने आपको बेसिक्स में भी एक एग्जांपल कराया था, एक मैं करके दिखाता हूं, बाकी आप खुद से जब खुद ट्राई करेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। देखो जरा पहला सेंटेंस देखो, वी शुड डिस्कस अबाउट दिस इशू इन आवर नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोल लूँ, क्या ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो सकता है? क्या डिस्कस को मैं बिना ऑब्जेक्ट के यूज कर सकता हूँ? वी शुड डिस्कस यहीं खत्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी वर्ब लिख देता, जैसे गो वर्ब है, इंट्रांजिटिव होती, वी शुड गो, हाँ सर खत्म हो जाएगा, क्या दिक्कत है? वी शुड गो, हमें चलना चाहिए। या ऐसी वर्ब जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों बन सकती है, जैसे प्ले है, वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए, हाँ हमें गाना चाहिए, वी शुड सिंग, कोई दिक्कत ही नहीं है। सोना चाहिए, वी शुड स्लीप, वो इतने में ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये खत्म नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। पता चल रहा है आपको, डिस्कस पे सेंटेंस खत्म ही नहीं होगा। अबे डिस्कस क्या? वी शुड डिस्कस, क्या डिस्कस? वी शुड डिस्कस दिस प्रॉब्लम, वी शुड डिस्कस दिस मैटर, वी शुड डिस्कस दिस इशू। पर कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो भैया इस अबाउट को फिर आपको उड़ाना पड़ेगा। समझो इस बात को कि वी शुड डिस्कस, डिस्कस क्या? अगर आप ये अबाउट लिख दोगे, अबाउट प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन लिख दी तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हाँ कि ना? अगर प्रीपोजिशन लिख दूंगा तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस वजह से मुझे इस प्रीपोजिशन को ड्रॉप करना पड़ रहा है। वी सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, डिस्कस मेन वर्ब है। अगर मैं इस अबाउट को पढ़ा रहने दूंगा तो ये इशू ऑब्जेक्ट इसका बन जाएगा, जबकि चाहिए इसको डिस्कस वर्ब ट्रांजिटिव है। तो ये इशू जो है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बने, ना कि प्रीपोजिशन का, इसलिए मुझे इस प्रीपोजिशन को उड़ाना पड़ेगा। क्लियर होगी इतनी बात? सेम लॉजिक आपको नीचे वाले तीनों पे लगाना है। पहले 30 सेकंड आप ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूँ। बिल्कुल आसान है, एक बार अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना तो बिल्कुल आसान है। अब काफ़ी बच्चों मन में से सर ये सॉली वर्ब याद करनी पड़ेंगी क्या? अरे 20 सेंटेंस कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा है? क्लास में ही याद हो जाएंगी तुझे। बाकी जब तू नोट्स बनाएगा, अच्छा इसके बाद ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो वैसे दिमाग में रिवाइज हो जाएंगी। और एक बार अगर तूने नोट्स रिवाइज कर दिए तो फिर ये वैसे याद हो जाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब जैसा मैंने आपको बेसिक में भी बताया था कि ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उसके ऊपर से घुमा दोगे और ये चीख के चिल्लाएगी मैं ट्रांजिटिव हूँ,
मैं इन तरह आदित्य हूँ, नहीं। लेकिन जो बच्चा ज़्यादा रीडिंग करता है उसको समझ आ जाता है कि यार इस वर्ब के बाद कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे आपको यहाँ सबको दिख गया कि डिस्कस के बाद कुछ लिखना पड़ेगा, और अगर नहीं भी दिख रहा तो करा रहा हूँ ना यार मैं सेंटेंस याद कराने के लिए। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पे जितने पेपर में, जितने एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, सवाल बन सकते हैं, उन सब के लिए आपको सारी वर्ब क्लास में लिखाई जा रही हैं, सेंटेंस के थ्रू याद कराई जा रही हैं, स्टोरीज के थ्रू याद कराई जा रही हैं। जैसे प्रोनाउन चैप्टर में वो सेंटेंस था, वो रूल था, कुछ याद आ रहा है? एब्सेंट, प्रेजेंट, एडजस्ट, अप्लाई, अवेल, उन सब के साथ ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव लगाना है, वहाँ आपको याद कराई ना स्टोरी बना के। तो ऐसे सेंटेंस बना के याद करा रहा हूँ। तो याद जितनी एग्जाम में कॉन्सेप्ट बनेंगे वो मैं याद कराऊंगा, टेंशन मत लेना, और हो जाएंगी, है ना, डरना मत, ये सब तुम्हें खुद ही याद हो जाएंगे। करो ट्राई। हाँ जी, देखो जरा, रजिस्ट का मतलब होता है काबू करना, है ना। अगर आप किसी चीज को रजिस्ट कर सकते हो तो आप उस पर काबू पा सकते हो, अगर आप रजिस्ट नहीं कर सकते तो उस पर काबू नहीं पा सकते। दे कैन नॉट रजिस्ट, वो काबू नहीं पा सकते, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। किस चीज पर काबू नहीं पा सकते? दे कैन नॉट रजिस्ट, रजिस्ट व्हाट, किस चीज पर रजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, हाँ कि ना। तो होना क्या चाहिए था कि ये जो रजिस्ट वर्ब है ये ट्रांजिटिव है भैया, इसको ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए था। और ये जो टेम्पटेशन है, ये जो मूवी देखने की, वो जो उस मूवी को देखने की जो टेम्पटेशन है, वो जो तलब है ना, उस पर काबू नहीं कर सकते थे वो। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए था वर्ब को, लेकिन अगर आप प्रीपोजिशन बीच में लिख दोगे तो ये ऑब्जेक्ट तो प्रीपोजिशन का हो जाएगा, इसलिए मुझे इसको ड्रॉप करना पड़ा। सेम ऐसे ही मोहन रिजेंबल्स, यहाँ सेंटेंस खत्म कर दें, मोहन रिजेंबल्स, वे किससे रिजेंबल कर रहा, बताओगे ना। मोहन अपने पिताजी के जैसा दिखता, रिजेंबल मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। तो यहाँ पे रिजेंबल वर्ब को ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए था। अगर आप विद लिख दोगे तो ये ऑब्जेक्ट तो विद प्रीपोजिशन का हो जाएगा, इसलिए हमें इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर तुम लेट आए, आई विल इन्फॉर्म, किसको इन्फॉर्म करोगे, किसको इन्फॉर्म करोगे? इन्फॉर्म का ऑब्जेक्ट पेरेंट्स बनना चाहिए था। आप अगर टू लिख दोगे तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा आई विल इन्फॉर्म, ये सेंटेंस खत्म हो गया। किसको इन्फॉर्म? आई विल इन्फॉर्म, इन्फॉर्म हुम, किसको? ऑब्जेक्ट देना जरूरी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये इन्फॉर्म वर्ब को ये ऑब्जेक्ट मिल पाए, इसके लिए जरूरी है कि हम इस टू को उड़ा दें। बोलो भाई, आई बात समझ में? चलो बिल्कुल डिट्टो, सेम लॉजिक, बिल्कुल सेम लॉजिक। ये 4 सेंटेंस है, अब आप तैयार हो गए हो इनको छीलने के लिए बढ़िया से। करो ट्राई, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, आसान लग रहा है। आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड, यहीं छोड़ दें। आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड, क्या एक्सप्लेन? आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड दिस कॉन्सेप्ट, आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड दिस थ्योरी, आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड दिस प्रिंसिपल। कुछ तो लिखोगे ना यार, हाँ कि ना। तो यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब, ये एक्सप्लेन्ड वर्ब ऐसी है कि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसको आगे मत तोड़ना, है पूरा एक थ्योरी का नाम है ना।
द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस वर्ब को मिलना चाहिए था, तो ये जाएगा इसके लिए, तो इस अबाउट को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ऐसे ही इस सेंटेंस को देखो जरा, ही एंटर्ड इनटू द ऑफिस विदाउट मेकिंग एनी साउंड। वो ऑफिस के अंदर एंटर हो गया बिना कोई आवाज किए। तो यहाँ पे एंटर अगर आपको याद हो तो मैंने 3 वर्ब आपको अलग से लिखवाई थी, मैंने कहा था याद करनी पड़ेंगी, इनके बाद चाहे आपको वेयर का रिप्लाई लगे, ये ट्रांजिटिव है, बेसिक में लिखवाई थी, कुछ याद है? एंटर थी, विजिट थी और रीच थी, कुछ याद आया? ये तीनों वर्ब ट्रांजिटिव है। ही एंटर्ड माई ऑफिस, ही एंटर्ड माई ऑफिस, ही विजिटेड दिल्ली, ही रीच्ड दिल्ली। एंटर, विजिट और रीच तीनों ट्रांजिटिव है, याद रखना। तो यहाँ पे एंटर वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है ये ऑफिस बन पाए, इसलिए हमें इस एंटर को ड्रॉप करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगर इस सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस है जी नो एरर। सर अभी 1 सेकंड पहले तो आपने बोला कि एंटर के साथ इनटू नहीं आता, यहाँ एंटर के साथ इनटू कैसे आ गया? क्योंकि इसका मीनिंग चेंज हो गया ना यार। ये एंटर और ये एंटर क्या सेम है? मीनिंग देखो जरा एक बार, वो ऑफिस के अंदर आ गया था बिना कोई आवाज़ किए, यहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट के अंदर आ गई। आर्ग्यूमेंट कोई जगह है जहाँ पे जाया जाएगा? यहाँ पे मीनिंग ही चेंज हो गया, हाँ के ना? यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना कि ये जो एंटर इनटू है इसने एक फ्रेजल वर्ब बना दी। इस फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग है, ये जो एंटर इनटू है इसने एक फ्रेजल वर्ब को क्रिएट किया। जैसे होता ना, लुक माने तो देखना होता है, लेकिन लुक इनटू माने इन्वेस्टिगेट करना हो गया, लुक आफ्टर माने देखभाल करना हो गया। फ्रेजल वर्ब बनने की वजह से वर्ब का मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पे एंटर के साथ इनटू इसलिए बन पाया क्योंकि यहाँ ये वर्ब ही अलग हो गई, बिल्कुल ये फ्रेजल वर्ब बन गई। इसका मतलब है किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। एंटर इनटू का मतलब होता है गेट इन्वॉल्व इनटू समथिंग। शी गॉट इन्वॉल्व इनटू एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे एंटर इनटू फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है गॉट इन्वॉल्व इनटू समथिंग, किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। क्लियर हुआ? अक्सर ऐसा एरर आता है, मैं आपको कुछ और भी लिख देता हूँ। कई बार ये वाले की बजाय कोई और अगर एरर आता है तो ध्यान रखना कि एंटर इनटू के बाद ये वर्ड अलाउड है। एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट तो इसमें आ ही गया, एंटर इनटू अ फाइट, एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, एंटर इनटू अ डील, ये सब अलाउड है। एंटर इनटू अ डील, एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, एंटर इनटू अ फाइट और आर्ग्यूमेंट वगैरह तो आ ही गया पहले ही ना। ये सारे फ्रेज भी इसके अंदर अलाउड है। ठीक है? पुलिस हैवंट कंट्रोल्ड ओवर द मॉब इवन आफ्टर 7 आवर्स। पुलिस के साथ हैव आता है, नाउन चैप्टर में पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? पुलिस ने कंट्रोल नहीं किया। अब ये कंट्रोल क्या यहाँ पे खत्म हो सकता? बोलो, आई कैन नॉट कंट्रोल माई एंगर, आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशन, आई कैन नॉट कंट्रोल हर। कंट्रोल तो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, हाँ कि ना? तो कंट्रोल के बाद ये ओवर कैसे लिख दिया? पुलिस हैव नॉट कंट्रोल्ड द मॉब, डायरेक्ट आना चाहिए था। ये जो कंट्रोल्ड वर्ब है ये मॉब ऑब्जेक्ट इसको बनना चाहिए था इसका, तो यहाँ पे जो ओवर है ये ड्रॉप करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चों के मन में ऐसा होगा, सर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा, हमने पढ़ रखा है कंट्रोल ओवर, कंट्रोल ओवर, कंट्रोल ओवर, सर पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। अभी आपको समझ में आएगा क्या पढ़ा पढ़ा लग रहा है आपको और वो कब पॉसिबल होता है। ये सेंटेंस का आंसर मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, चलो ये सेंटेंस है नो एरर। ठीक है? यहां पे कंट्रोल के साथ ओवर आ सकता है, लॉजिक आपको सोचना है। ठीक? रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो जब भी मैं ये टाइम देता हूं ना सोचने का, ये नहीं कि फटाक से आगे कर दिया, उसको आगे निकाल दिया, नहीं, ये जो सोचने का टाइम है ये आप लोगों के दिमाग की एक्सरसाइज है। सोचिए, इसको भी सोचिए कि यहाँ कंट्रोल के साथ ओवर क्यों ठीक है, रीजन सोचिए अपने माइंड में, और फिर ये बाकी 2 सेंटेंसेस भी करिए। ठीक है?
उसका तो सोचना ही है कि यहाँ पे कंट्रोल के साथ ओवर क्यों ठीक है। इसमें भी आपको देखना है किस में क्या एरर है और किस में क्या एरर नहीं है। करो ट्राई। हाँ जी, आ जाइए। दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन, दैट इज वाई देयर चिल्ड्रन कीप ऑन डूइंग सच एक्टिविटीज। उनका अपने बच्चों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उनका अपने बच्चों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए उनके बच्चे इस टाइप की एक्टिविटीज करते रहते हैं। ये अपना सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, ऐसा कैसे हो पा रहा है कि कंट्रोल के साथ ओवर आ रहा है। अगर आपको ये समझना है तो आपको दिमाग में ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कंट्रोल के साथ ओवर कब नहीं आता। कंट्रोल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर कंट्रोल को एज अ वर्ब यूज लिया जाएगा तो उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, बीच में प्रीपोजिशन नहीं आती। अब थोड़ा सोचने की कोशिश करो, क्या कंट्रोल यहाँ वर्ब है? देखो जरा, अगर ये हैव हेल्पिंग वर्ब होती, अगर ये हैव हेल्पिंग वर्ब होती तो उसके बाद तो V3 आता, कंट्रोल्ड लिखा होता, हाँ क्या ना। दूसरी बात, अगर ये वर्ब होती तो नो तो एडजेक्टिव होता है, नॉट एडवर्ब होता है, दे हैव नॉट कंट्रोल्ड, यहाँ नॉट होता। आ रही है बात समझ में? तो ये सारी बातें क्या आपको चीख चीख के कुछ नजर बता रही हैं? और दूसरी बात, इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लगा? कोई एक्शन हो रहा है कि ऐसा बताया जा रहा है कि उनका अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं है, पजेशन वाला, हाँ कि ना, कि उनका कंट्रोल है बच्चों के ऊपर और उनका बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये तो हैव तो पजेशन वाला काम कर रही है, यहाँ कंट्रोल कोई एक्शन वर्ब की तरह से थोड़ी काम कर रही है। ये हैव के बाद V3 ना लगा होना, इससे पहले नो लगा होना, ये सारी बातें आपको चीख चीख कर बता रही हैं कि यहाँ पे ये हैव मेन वर्ब है और ये कंट्रोल यहाँ ऑब्जेक्ट है और नाउन है भैया, नाउन। और ये नो यहाँ पर एडजेक्टिव है। मेरी बात आ रही समझ में? कंट्रोल के साथ ओवर कब नहीं आता था? जब कंट्रोल वर्ब होती थी तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन कंट्रोल अगर नाउन की तरह से काम कर गया और आगे अगर आपको एक और नाउन लिखना है तो रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए अब तो प्रीपोजिशन आ ही सकती है ना यार। अब क्या दिक्कत है? मेरी बात आई समझ में? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वहां इस सेंटेंस में कंट्रोल के बाद ओवर गलत था लेकिन इस सेंटेंस में कंट्रोल के बाद ओवर ठीक हो गया, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका अगर एक सिंगल वर्ड का आंसर की बात करूं तो वो आंसर ये है कि कंट्रोल यहाँ वर्ब ही नहीं है, कंट्रोल यहाँ पे नाउन है। वो रूल कब के लिए, वो कॉन्सेप्ट कब के लिए कि कंट्रोल के साथ ओवर मत लगाना, वो तब के लिए जब कंट्रोल वर्ब है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ओवर लगा दोगे तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, गलत हो जाता। लेकिन अगर कंट्रोल नाउन हो गया तो फिर तो दूसरा नाउन लिखने के लिए बीच में प्रीपोजिशन डालनी पड़ेगी ना, तो सही हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। सेम कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। सम अननोन मैन अटैक्ड ऑन द ट्रेवल्स एज सून एज दे एंटर द जंगल। कुछ अननोन आदमियों ने अटैक कर दिया उन ट्रेवलर्स के ऊपर जैसे ही वो जंगल में एंटर हुए। अब यहाँ पे अटैक समबडी, ही अटैक्ड मी, दे अटैक्ड अस, अटैक तो ट्रांजिटिव वर्ब है, हाँ कि ना। तो यहाँ से ऑन ड्रॉप हो जाएगा ताकि इस अटैक वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवलर्स बन पाए। ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट नहीं, नॉर्मली इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था, जो कि हमने दे दिया इसको। क्लियर हुई इतनी बात? लेकिन इस सेंटेंस को देखो, सम टेररिस्ट वर अरेस्टेड बाय पुलिस। हालांकि बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करती है, तो ये बाय पुलिस की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक, पैसे में भी आपको ये बात पढ़ाऊंगा कि ऐसे एक्शन नहीं जिनका डूअर अंडरस्टूड होता है। देवर टॉट बाय अ टीचर लिखने की जरूरत नहीं, देवर टॉट यस्टरडे, उन्हें कल पढ़ाया गया था। बाय अ टीचर, बाय पुलिस, ये सब अपन लिखते नहीं है, तो सीधा लिखा जाएगा सम टेररिस्ट वर अरेस्टेड यस्टरडे। कुछ टेररिस्ट को कल अरेस्ट किया गया था। हु वर प्लानिंग एन अटैक ऑन द लाल किला, जो लाल किला पर अटैक प्लान कर रहे थे। ठीक है,
अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे अटैक के बाद ऑन कैसे सही है, फिर सोचने का मौका दे रहा हूँ मैं आपको, फिर से 30 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस भी नो एरर है, यहाँ अटैक के साथ ऑन गलत है और यहाँ अटैक के साथ ऑन सही है, ऐसा क्यों? सोचो, दिमाग को थोड़ा घिसाओ, हल्का हल्का सोचो। देखो, हु सब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, वर हेल्पिंग वर्ब है, प्लानिंग मेन वर्ब है। अब अगर प्लानिंग मेन वर्ब आ चुकी है तो अटैक वर्ब नहीं हो सकती, एन आर्टिकल लगा हुआ है, प्लानिंग व्हाट एन अटैक, ये तीनों चीज़ें चीख चीख के बता रही हैं अटैक यहाँ पर नाउन है। प्लान वर्ब आ गई तो अटैक वर्ब नहीं हो सकती, इससे पहले ए एन आर्टिकल लग गया तो ये नाउन है, वर्ब नहीं हो सकता। प्लानिंग व्हाट वर्ब से वट या होम के रिप्लाई तो ऑब्जेक्ट होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ये सारी बातें आपको चीख चीख कर बता रही हैं कि ये अटैक शब्द यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह से काम करा, नाउन है। तो अगर ये नाउन है तो नेक्स्ट नाउन लिखने के लिए बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, अब तो ऑन आ ही सकता है ना यार, अब क्या दिक्कत है? तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि रूल को रटने से कुछ नहीं होगा, इसके बाद ये नहीं आता, उसके बाद वो नहीं आता, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता। अब मान लो जो रट के जाते हैं बच्चे, अटैक के साथ ऑन नहीं आता, रट के चले गए, फिर ये सेंटेंस देखते ही फुस, कंट्रोल के साथ ओवर नहीं आता, रट के चले गए, अब ये सेंटेंस देखते ही फुस। मेरी बात आ रही है समझ में? तो हमारे दिमाग में अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इनके बाद प्रीपोजिशन आखिर क्यों नहीं आ रही, तो हमारे दिमाग में ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि कब आ सकती है। सिंपल सी बात यह है कि कंट्रोल जब वर्ब था तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए था, ट्रांजिटिव था, इसलिए प्रीपोजिशन नहीं आ पा रही। लेकिन कंट्रोल जब नाउन बन गया तो दूसरे नाउन को कनेक्ट करने के लिए, रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए प्रीपोजिशन चल गई। अब यहाँ पे अटैक जब वर्ब थी तो इसको ऑब्जेक्ट डायरेक्ट चाहिए था, नहीं आई प्रीपोजिशन। यहाँ पे अटैक नाउन था, दूसरा नाउन लिखना है, अब आ सकती है, अब कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? चलो फिर से वही 4 सेंटेंसेस, अब बहुत ईजी लग रहा होगा आपको, करो एक बार, 30 सेकेंड है आपके पास। इस वाले सेंटेंस को पूरा ब्रेक करना, ठीक है। आंसर तो वो तो देखना ही, इसके बाद ये है, इस वाले सेंटेंस को बिल्कुल पूरा ब्रेक करना है, एक एक वर्ड की, इफ कंजंक्शन है, यू प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ऐसे पूरा तोड़ना है एक बार इसको, ठीक है। इसको जिसने पूरा पूरा तोड़ लिया, ये एक प्रूफ होगा कि हाँ आपको चीज़ें याद है, आप चीज़ें समझ पा रहे हो, ठीक। तोड़ना है इसको, पूरा ब्रेक करना है आपको। चलो जी, आ जाइए। ऑल द मेंबर स्ट्रेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू पॉलिसी। स्ट्रेस जब वर्ब होती है ना तो उसका मतलब सपोर्ट जैसा होता है, ठीक है। सबके सब मेंबर्स ने सपोर्ट किया नई पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को। स्ट्रेस जब वर्ब होती है तो उसका मीनिंग सपोर्ट जैसा होता है और वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। मेंबर सब्जेक्ट है, स्ट्रेस्ड वर्ब है।
अब स्ट्रेस जब वर्ब होती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका मतलब सपोर्ट जैसा निकलता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इम्प्लीमेंटेशन, ये मिलना चाहिए था वर्ब को, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन ड्रॉप हो जाएगी। अब फिर वही बात, सर हमने तो बहुत सुना है सर, स्ट्रेस ऑन, देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन मी, स्ट्रेस के साथ तो ऑन आता है सर। हाँ तुम्हारी बात ठीक है, आता है, लेकिन पता कब? इस सिचुएशन में। यहाँ स्ट्रेस के साथ ऑन ठीक है, ये नो एरर है। तो अगर आपको ये समझना है कि स्ट्रेस के साथ ऑन कब आ सकता है कब नहीं, तो इस सेंटेंस को तोड़ते ही बात क्लियर हो जाएगी। देखना, इफ आपका कंजंक्शन हो गया, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, वांट आपका वर्ब हो गया, ठीक है। वांट वट इफ यू वांट टू बेंड, इफ यू वांट वट इफ यू वांट टू बेंड, तो ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है, इन्फिनिटिव है। और अगर आपको याद हो, इन्फिनिटिव जेरेड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं। अगर ट्रांजिटिव वर्ब से बनाओगे तो अपना ऑब्जेक्ट रख लेंगे। इफ यू वांट वट इफ यू वांट टू बेंड, बेंड वट, इफ यू वांट वट टू बेंड वट दिस रॉड। तो ये जो रॉड हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। ये रॉड क्या बन गया, ये रॉड बन गया ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। क्लियर हुई इतनी बात? दिस क्या बन गया, दिस बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ले वर्ब हो गई, स्ट्रेस ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया। और अब आपको ये बात भी क्लियर हो पा रही होगी कि यहाँ पे स्ट्रेस के बाद ऑन क्यों आ पाया, क्योंकि स्ट्रेस यहाँ पर कोई वर्ब नहीं, ये एक नाउन है। कोई मुश्किल सेंटेंस नहीं था ये, कोई मुश्किल सेंटेंस नहीं था ये। लेकिन अगर आज भी आप में से जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है और यहाँ पे वो इतना भी नहीं अभी पहचान पा रहा है कि ये इन्फिनिटिव बन गया, अगर आज भी आप ऐसा लिखे बैठे थे कि टू प्रीपोजिशन और बेंड उसका ऑब्जेक्ट है, तो बच्चे खींच के एक रप्पट लगाओ अपने बढ़िया वाला लपड़ लगाना, एकदम चटाका उठे कि मम्मी भागी भागी आए, क्या हुआ बेटा क्या हुआ। फिर मम्मी को बोलना, मम्मी मैं नकली हूं। कि इतना पढ़ाने के बाद भी वांट ट्रांजिटिव वर्ब है, कैसे हो सकता है कि ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाए? और बेंड तो वर्ब होती है, मोड़ना, बेंड कैसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है? हाँ के ना? तो इफ कंजंक्शन बनेगा, यू सब्जेक्ट बनेगा, वांट वर्ब बनेगा, इफ यू वांट व्हाट, वांट टू बेंड। अगर तुम मोड़ना चाहते हो, किस चीज को मोड़ना चाहते हो? इस रोड को। क्लियर हो गया? तो जिसका भी भाई ये नहीं हो पाया, नोट्स को रिवाइज करने का आपका समय आ गया है, आपका सुपड़ा साफ हो चुका है। नेगेटिवली मत लेना, ये आपको थोड़ा सा वापस चार्जअप करने के लिए बोली जा रही है बात। आप चीज़ें भूलने लगे हो बच्चे, पिछले सारे चैप्टर अपने धीरे धीरे पूरे नोट्स को रिवाइज करिए, ठीक है? वरना फिर कोर्स पूरा हो जाएगा मेरी तरफ से, लेकिन आपकी तरफ से पूरा नहीं होगा। फिर आप कहोगे ठीक है बलिया नहीं पलाया, दूसरे तीसरे दो तीन लेता हूँ, वही करते रहोगे। कोचिंग 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 कोचिंग, हमारा तो इसमें फ़ायदा ही है। किसी और से पढ़ के आए, मेरे पास आ गए, वाह वाह सर बढ़िया पढ़ाते हैं, मेरे से पढ़ के कहीं और चले गए, ऐसे ही सर्कल काटते रहो, 10 जगह पैसे दे दो। एक ही बार अगर ढंग से करना तो अब रिवीजन का समय है, रिवाइज करो उनको। अगर आप ये नहीं कर पाए, टू बेंड को इन्फिनिटिव नहीं लिख पा रहे हो, तो बच्चे रिवीजन करनी पड़ेगी, कुछ नहीं आपको याद है इसका मतलब। चलो, ये क्लियर हो गया कि स्ट्रेस के साथ यहाँ ऑन क्यों नहीं आया, क्योंकि स्ट्रेस ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्टिव मिलना चाहिए था, प्रीपोजिशन की वजह से मिल ना पाता, इसलिए इसको हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस के साथ ऑन क्यों ठीक हो गया, क्योंकि स्ट्रेस यहाँ पर नाउन है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, आई विल डिमांड, आई विल डिमांड व्हाट, आई विल डिमांड व्हाट, आई विल डिमांड मनी। तो ये वर्ब है, इसको ये ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए था। मैं अपने ससुर जी से और पैसे मांगूंगा, है? फिर ससुर जी क्या कहेंगे, मैं इसकी और पैसे की डिमांड पूरी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे डिमांड इस बार क्या बन गया, फुलफिल वर्ब है, डिमांड तो इस बार ऑब्जेक्ट है, नाउन है। जब डिमांड नाउन है तब थोड़ी कोई दिक्कत है प्रीपोजिशन में यार। जब डिमांड नाउन बन गया तो अगला नाउन कनेक्ट करने के लिए अब प्रीपोजिशन में थोड़ी कोई दिक्कत है, तो ये नो एरर हो गया। तो रट के जाने से देखो क्या होता है, अगर आप रट के जाते डिमांड के साथ फोर नहीं आता और सेंटेंस ये आ जाता तो आपका दिमाग ही खराब हो जाता है ना। चलो और देखो जरा, अब ये सेंटेंसेस हैं डिट्टो सेम वही कॉन्सेप्ट है, रगड़ दो अब इनको जल्दी से।
कर दें। आई मस्ट ऑर्डर, मुझे ऑर्डर करना चाहिए। क्या ऑर्डर करना चाहिए? मुझे एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेना चाहिए, मुझे एक चाय का कप ऑर्डर कर लेना चाहिए, मुझे एक आइसक्रीम ऑर्डर कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑर्डर व्हाट? आई शुड ऑर्डर अ पिज़्ज़ा, आई शुड ऑर्डर एन आइसक्रीम, हाँ के ना। यहाँ पे इस ऑर्डर वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यानी ये जो कप ऑफ टी है तो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था इसका। अगर तुम इसको फॉर लिख दोगे तो फॉर तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देगी इसको, जबकि ऑर्डर वर्ब ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा आ जाए, सुशील को एक ऑर्डर मिला था चाय का कप का 30 मिनट पहले, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो रिसीव्ड वर्ब है और ये ऑर्डर तो इस बार ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया। अगर ये नाउन हो गया तो अब थोड़ी कोई दिक्कत है, हाँ के ना। अगर ये नाउन हो गया तो अब थोड़ी कोई दिक्कत है प्रीपोजिशन आने में। ये जो कलेक्शन है इसमें 300 ओल्ड कॉइन्स हैं, इस कलेक्शन में 300 ओल्ड कॉइन्स हैं अलग अलग देशों के, हाँ के ना। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता क्योंकि कंप्राइज वर्ब ट्रांजिटिव होती है, और याद इसको ऐसे कराया जाता है कि कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप कैसे याद करना चाहते हो। तो ऑफ को अपन ड्रॉप कर देंगे ताकि ये कंप्राइज वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन जाए ओल्ड कॉइन्स, ठीक। यहाँ पे फंडा थोड़ा अलग है। जैसे यहाँ पे बाकी सब में क्या हो रहा था, वर्ब बन गया तो प्रीपोजिशन नहीं आती, नाउन बन गया तो आ जाती है। यहाँ फंडा थोड़ा सा और अलग है। 30 सेकंड सोचोगे, आंसर मैंने बता दिया। यहाँ कंप्राइज के साथ ऑफ आ सकता है, ये नो एरर है, लेकिन इसमें फंडा थोड़ा अलग है बाकी सेंटेंसेस से। ऊपर जो अपन ने देखे उससे फंडा थोड़ा सा अलग है। सोचना एक बार 30 सेकंड। यहाँ पे कंप्राइज के साथ ऑफ अलाउड है, क्यों? इनसे फंडा जो पहले करे अपन ने, वहाँ पे क्या होता था कि वो नाउन बन जाता था, उससे फंडा अलग है। सोचो। हाँ जी। दिस टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ 11 प्लेयर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। अब यहाँ पे इतना तो मुझे लगता है आप बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा कि इज के बाद V3 नजर आ रहा है, इज के बाद V3 नजर आ रहा है। ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि इज भी मेन वर्ब बन जाए और ये भी मेन वर्ब बन जाए, ऑब्वियसली ऐसा तो हो नहीं रहा। और इज के बाद तो वैसे ING फॉर्म आती है, और वैसे भी कंप्राइज याद करो स्टेटिव वर्ब होती है, ING फॉर्म तो इसकी वैसे भी नहीं होती। तो सारी बातें आपको कुछ इशारा कर रही हैं। तो इशारा ये कर रही हैं कि टीम आपका सब्जेक्ट हो गया, दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब काफ़ी बच्चे इसको पैसिव में करना चाहते हैं, इस टीम को कंप्राइज किया गया है। आपको नहीं लग रहा कि इसका मीनिंग कुछ ऐसा है कि इस टीम में 11 प्लेयर्स हैं अलग अलग देशों के? हाँ जी, सोचो। अगर ये पैसिव होता, अगर ये पैसिव होता तो यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन ना ही होती। दिस टीम इज कंप्राइज्ड बाय, इस टीम को कंप्राइज किया गया है, ऐसे ना लिखा होता फिर अगर ये पैसिव होता। यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि ऐसा मीनिंग गलत नहीं है? अगर आप इसको पैसिव भी कह दोगे कि इसको हेल्पिंग वर्ब और इसको मेन वर्ब और इसको पैसिव मान लोगे तो चल तो वो भी जाएगा, लेकिन मीनिंग वाइज, ग्रामर वाइज ये स्ट्रक्चर बेटर माना जाएगा कि इसको मैं लिंकिंग वर्ब कह लूँ और इसको मैं एडजेक्टिव कह लूँ, पास्ट पार्टिसिपल कह लूँ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह लूँ। ये स्ट्रक्चर बेटर माना जाएगा क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से तो सिंपल सा एक फैक्ट बताया जा रहा है कि इस टीम में कंप्राइज्ड हैं 11 प्लेयर्स, हाँ के ना। तो टीम के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव में तोड़ना बेटर माना जाएगा। मैं फिर बता दूं, जो पैसिव में तोड़ना गलत नहीं है, वो भी चल जाएगा। फिर इसका मीनिंग कुछ ऐसा आएगा कि इस टीम को कंप्राइज किया गया है ये डालकर, है ना। चल वो भी जाएगा, लेकिन ये बेहतर है। और प्रीपोजिशन बनेगा, ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। इस बार ऐसा कैसे हो पाया? कंप्राइज के साथ ऑफ क्यों हो पाया? क्योंकि कंप्राइज वर्ब ही नहीं है।
कंप्राइज के साथ ऑफ तब नहीं आता ना जब ये वर्ब होता है और ये ट्रांजिटिव होता है, प्रीपोजिशन नहीं ले पाता। लेकिन अगर कंप्राइज एडजेक्टिव है और वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया तो आगे अगर दूसरा कोई नाउन लिखना है रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, अब तो प्रीपोजिशन आ ही सकती है ना, अब क्या दिक्कत है। तो ये नो एरर हो गया। इस कॉन्सेप्ट के लास्ट एग्जांपल्स पर आ जाइए। ये जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं ना कि ये सारी वर्ब ट्रांजिटिव है, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, बीच में प्रीपोजिशन जबरदस्ती फंसी होती है, उसको उड़ा देते हैं, है ना। ये रूल कब लागू नहीं हो पाता, जनरली जब वो वर्ड नाउन की तरह से एक्ट कर जाता है तब प्रीपोजिशन आके आ पाती है। इसको देखिए, आई मेट विद माई फ्रेंड व्हेन आई वेंट टू दिल्ली। मैं अपने दोस्त से मिला था जब मैं दिल्ली गया था। तो जनरली जो मीट वर्ब है वो ट्रांजिटिवली काम में ली जाती है ना। आई मेट माई अंकल, आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट हिम, आई मेट रोशन। तो मीट वर्ब का जब मतलब मिलना होता है, मीट वर्ब का जब मतलब मिलना होता है तब इसको जनरली ट्रांजिटिवली यूज में लिया जाता है। तब इसको आमतौर से अपन ट्रांजिटिव तरीके से यूज में लेते हैं, ठीक। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप डिक्शनरी वगैरह में जब टाइप करेंगे तो आपको मीट विद के भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मीट विद भी मॉडर्न इंग्लिश के अंदर अलाउड है, पेपर वेपर में आए तो आप विद मत लगाना। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बच्चे क्या होते हैं, मान लो डिक्शनरी में चेक किया, कहीं लिखा देखा, फिर वो डाउट नंबर पे भेजेंगे, सर ये देखिए मिलना वाला ही मीनिंग है लेकिन मीट विद दिया हुआ है, आपने तो पढ़ाया था मीट विद नहीं होता। तो इसलिए बता रहा हूँ, मॉडर्न इंग्लिश में मीट के साथ विद चला देते हैं, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर वेपर में आए तो आप थोड़ा अवॉइड करना, विद मत लगाना जब मिलना मतलब हो। लेकिन एक्सीडेंट वाला जैसा सेंस हो, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। जब कोई अप्रिय घटना वगैरह हो जाए तब मीट विद एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है। इस सेंस में मीट विद आ सकता है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही मेट विद अ ट्रेजेडी। अगर किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए, बुरी घटना हो जाए, तब मीट के साथ विद अलाउड है, वरना नॉर्मल मिलना वगैरह सेंस जब देनी हो तो मीट के साथ आप विद मत लगाया करो, ठीक है। चलो जी, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है वो जाइए, वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब अपन जो प्रीपोजिशन चैप्टर पे कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट बनते हैं ना, भी प्रीपोजिशन को यूज़ करके कुछ छोटे 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 रूल से बने हुए हैं, उनको शुरुआत कर रहे हैं, ठीक। जितने इसमें से आज हो पाएंगे वो आज करेंगे, बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। 2 मिनट का ब्रेक है, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जाके वापस आइए। आओ भाई करते हैं शुरू। he repeated he repeated their conversation with रोहन word to me। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने उनकी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी ना, अब काफियों को हो सकता है ऐसा लग रहा हो ही रिपीटेड हिज कॉन्वर्सेशन लिखना चाहिए, ऐसा भी हो सकता ना। अब ये जो बंदा है इसके साथ 3-4 लड़के और थे, एक ये था, 3-4 और थे, और इन्होंने रोहन से कुछ बात करी और वो बात ये मुझे अब बता रहा है शब्द ब शब्द, ऐसा हो सकता है ना, इसलिए लिखा हुआ है।
कि उसने उनकी जो बात हुई ना, 3-4 लोगों की जो रोहन से बात हुई, वो उसने मुझे शब्द बा शब्द बताई, शब्द बा शब्द बताई। वर्ड टू वर्ड से आप यहाँ सेंस देना चाह रहे हो कि जो बात हुई एग्जैक्ट शब्द बा शब्द उसने मुझे बताई, ठीक। अब यहाँ पे वर्ड टू वर्ड अच्छा लग रहा हो सकता है कि आपको वर्ड टू वर्ड अच्छा लगे। ऐसे ही हो सकता है कि आपको वर्ड आफ्टर वर्ड भी अच्छा लगे, है ना। ऐसे ही हो सकता है कि आपको वर्ड बाय वर्ड भी अच्छा लगे। ऐसे ही हो सकता है कि आपको वर्ड फॉर वर्ड तो बिल्कुल अच्छा ना लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। जो आपको सबसे कम अच्छा लगेगा, जो आपको सबसे कम अच्छा लगेगा इसमें सुनने में, जब आप ये हिंदी मीनिंग में ये देना चाहते हो ना कि हमने जो उससे बात करी शब्द बा शब्द ये बता रहा हूँ, उसने मुझे उसकी जो बात हो शब्द बा शब्द बिल्कुल एग्जैक्ट वही वर्ड्स यूज़ करके बता रहा हूँ, तो उसके लिए सही फ्रेज होता है वर्ड फॉर वर्ड। उसके लिए सही फ्रेज है वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड बाय वर्ड पता कब यूज़ होता है? वर्ड बाय वर्ड ये तब यूज़ होता है, इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, करेक्ट इन केस ऑफ ट्रांसलेशन। इन केस ऑफ ट्रांसलेशन, जब कोई एक भाषा से दूसरी भाषा के अंदर होता ना, एक भाषा से दूसरी भाषा में बताता है, ट्रांसलेट करता है, तब आप वर्ड बाय वर्ड करते हो। उसने वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को ट्रांसलेट किया, वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को समझा, तब ये वर्ड बाय वर्ड आ सकता है। अदरवाइज ये वाला मीनिंग देने के लिए शब्द ब शब्द भी जैसी बात हुई एग्जैक्ट वही बात कह दी, शब्द ब शब्द। इसको आप हिंदी में लिख सकते हो। अब इसको मैं कैसे लिखूं? शब्द ब शब्द कर लेना यार, हो सकता है मेरी अब गलत एक दो में फिर तुम कहोगे। ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है जैसी बात हुई एग्जैक्ट वैसी ही बात को दोहराना। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स वेंट टू द पोडियम टू डिलीवर देयर स्पीच। स्पीकर के बाद स्पीकर, जो बेसिकली कोई स्पीच देने वाले थे, एक के बाद एक जाते गए पोडियम की तरफ अपनी स्पीच को देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो ये यूज हो रहा है, फंडा लिख रहा हूं मैं, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस में नाउन। और अगर ये दोनों नाउन सेम है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस में नाउन का स्ट्रक्चर बने और ये दोनों नाउन सेम हो, तो इनको सिंगुलर में यूज करना। रूल क्या है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस में नाउन का स्ट्रक्चर बने और ये नाउन सेम हो, तो इनको सिंगुलर में यूज करना। सोचो ऐसा क्यों होता होगा? एग्जाम्पल बताऊं इसके, डेज बाय डेज नहीं होगा, डे बाय डे होगा। ही इज गेटिंग फैटर डे बाय डे, वो मोटा होता जा रहा दिन प्रतिदिन, डे बाय डे। फ्रेज सुना हुआ ऐसा। ऐसी पेड़ के बाद पेड़ काटे गए, ट्री आफ्टर ट्री। तो ये जब भी फ्रेज आता है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस में नाउन, और यहाँ पे ये दोनों नाउन सेम हो, देखो एग्जाम्पल ये ऊपर भी रहा, वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड्स फॉर वर्ड्स नहीं होगा, ऐसा क्यों? इजी है, आप देख पा रहे हो रिपीटिशन को दिखा रहा है, स्पीकर के बाद स्पीकर, पेड़ के बाद पेड़, दिन प्रतिदिन। तो रिपीटिशन कैसे होती है? एक के बाद एक ही तो रिपीटिशन होती है, ऐसा थोड़ी पेड़ों के बाद पेड़ों को काटा गया। मेरी बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, अगर मैं इसको रूल, आप इसको कैसे लिखोगे अपने नोट्स में? यह स्ट्रक्चर रिपीटिशन को दिखाता है। जब नोट्स बनाओगे कैसे लिखोगे? यह स्ट्रक्चर रिपीटिशन को दिखाता है, और रिपीटिशन में बात एक एक करके होती है, इसलिए नाउन को सिंगुलर में लिखा जाता है। मेरी बात आ रही है समझ में? क्या रूल लिखना है कि ये रूल क्यों बना है? यह स्ट्रक्चर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस में नाउन, जिसमें नाउन सेम होता है, यह स्ट्रक्चर रिपीटिशन को दिखाता है, और रिपीटिशन में बात एक एक करके होती है, इसलिए नाउन सिंगुलर आता है। इतनी सी बात थी। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, तो स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स ना करके आपको करना पड़ेगा स्पीकर आफ्टर स्पीकर। और फिर ये सब्जेक्ट जो है, ये स्पीकर जो है फर्स्ट वाला है, सब्जेक्ट बन जाएगा, आफ्टर प्रीपोजिशन हो गई, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। स्पीकर आफ्टर स्पीकर, एक के बाद एक स्पीकर
पोडियम की तरफ गया अपनी स्पीच को देने के लिए। हालांकि अगर ये बिल्कुल एज इट इज़ पेपर में आ जाए, अगर ये बिल्कुल एज इट इज़ पेपर में आ जाए तब तो आपको देयर को छोड़ना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। लेकिन वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, पेपर में एक ही जगह एरर आएगा, यहाँ पे देयर की जगह पे हिज और हर भी होना चाहिए। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, ये काट के बेस्ट ऑप्शन है, इसकी जगह पे आपको लिखना चाहिए हिज और हर, क्योंकि स्पीकर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो दोनों लिखे ना, स्पीकर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो है हिज। और तीसरा क्या है, अगर आप नहीं चेंज कर पा रहे या जेंडर क्लियर नहीं है तो मॉडर्न इंग्लिश में यहाँ पे देयर भी अलाउड है। मैं इसमें देखो ऐसे कर रहा हूँ कि 3 टिक लगा दिए, इसका मतलब सबसे बढ़िया ये है। 2 टिक का मतलब है वो ना हो तो ये ऑप्शन ठीक है, और अगर ये भी ना हो तो चल ये भी जाएगा। फिर से बोलूँ मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट तो इतना था कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस में नाउन का जो स्ट्रक्चर है, डे बाय डे, पेज आफ्टर पेज, ट्री आफ्टर ट्री, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, वर्ड फॉर वर्ड, ये स्ट्रक्चर रिपीटेशन को दिखाते हैं। रिपीटेशन में बात हम एक एक करके करते हैं, इसलिए नाउन सिंगुलर आएगा। ये एरर तो आपने कर लिया, लेकिन अब सब्जेक्ट तो स्पीकर हो गया, सिंगुलर हो गया। अब स्पीकर सब्जेक्ट हो जाने की वजह से, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाने की वजह से इधर भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो बेस्ट तो ये होता कि ऐसे लिखा होता, स्पीकर आफ्टर स्पीकर वेंट टू द पोडियम टू डिलीवर हिज और हर स्पीच, दोनों लिखे होते, और डाल के बीच में दोनों लिखते हिज और हर, क्योंकि स्पीकर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं ना। अगर ये नहीं है तो जनरली हम मस्कुलिन जेंडर को प्रेफर करते हैं, फिर हिज लिखते अगर ये ऑप्शन में ना होता। और अगर मान लो कि ऐसे जैसे मैंने कहा अभी यही ऐसा ही एरर में आ जाए तो उसी को मार्क करना, क्योंकि देयर भी मॉडर्न इंग्लिश में चल जाता है। जब जेंडर का नहीं पता होता ना, जब जेंडर का नहीं पता होता, भले ही वो सिंगुलर के अंदर है, फिर भी आप देयर लिखते हो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ बहुत बढ़िया। जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जैसे जनरली तो पहले 2 ही जेंडर मानते थे अपन, मेल और फीमेल, जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो खुद को देयर और दे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ये चीज़ अलाउड है, हिज और हर दोनों हो तो बेस्ट है, सेकंड बेस्ट ये है। लेकिन अगर ऑप्शन ही ना हो, ऐसा सिचुएशन, अब मान लो यहाँ पे ये ऐसे स्लैश आ गए, तो पेपर में तो एक ही पार्ट में एरर मार्क करोगे ना, तो आप उसी को करके आना, इसको छोड़ देना, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में अलाउड है। क्लियर हो गया? सेम बात ईच वाला जो सेंटेंस आपको मैंने प्रोनाउन चैप्टर में करा था, कुछ याद है? अगर मान लो मैं सेंटेंस ऐसा लिख दूं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, वर्ब तो आगे सिंगुलर आएगी, हैज कंप्लीटेड, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड। अब आगे क्या लिखूं? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। अब आगे क्या लिखूं? पहली चॉइस है हिज और हर टास्क, असाइनमेंट जो भी कह लो। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड हिज और हर असाइनमेंट, बेस्ट ऑप्शन। दूसरा हिज असाइनमेंट, सेकंड बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर मान लो सेंटेंस में कहीं और एरर हो या सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई, ये वाला पार्ट अंडरलाइन ही नहीं है, तो यहाँ देयर भी चलाना पड़ेगा। ईच ऑफ द, एरर मान लो वर्ब का एरर होता, मैं इसको लिख देता हूँ, है ना, इस बात को मैं लिख के बता देता हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? नोट्स बनाते समय आप उसको वहीं लिखना, लेकिन मैं आपको लिख के यहाँ समझा रहा हूँ। देखो क्या बोला मैंने, मान लो ये आपके पेपर में सेंटेंस आ गया, ठीक है? ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, और डी पार्ट है आपका नो एरर। ठीक, अब इतना तो आपको याद आ ही रहा होगा, प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा था कि ओ प्रीपोजिशन है, सिलेक्शन को दिखाती है, तो ये इसके लिए बेसिकली सिलेक्शन इसमें से हो रहा है, तो नाउन तो प्लूरल आएगा। अब ईच सब्जेक्ट है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है, एक एक करके बात करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना, ये सब तो याद आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी। अब पेपर में तो आप एक ही पार्ट में एरर मार्क कर सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर सबसे स्ट्रॉन्ग एरर होता है। सर ये देयर की जगह पे यहाँ पे हिज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जरा समझना है, जो देयर लिखा हुआ है, सबसे बढ़िया ऑप्शन तो होता कि यहाँ पे ये होता हिज और हर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज हिज लिख दिया मैंने गलती से, वहाँ पे हैज कहना चाहता हूँ।
ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कंप्लीटेड हिज और हर असाइनमेंट, सबसे बढ़िया ऑप्शन। सेकंड बेस्ट, इसको भी मैं वही कर देता हूँ, 3 टिक का मतलब सबसे बढ़िया ये है, 2 टिक का मतलब सेकंड नंबर पे ये है, और ये देयर भी मॉडर्न इंग्लिश में चल जाएगा। ये कहना चाहता हूँ मैं कि इस देयर को, इसके ऊपर प्रायोरिटी नहीं आ सकती, ये एरर पहले मार्क होंगे, ये चल जाता है। अगर यहाँ पे बॉयज़ होता है ना, अगर यहाँ पे बॉयज़ होता ईच ऑफ द बॉयज़, तब तो ऑब्वियसली हिज ही आता, गर्ल्स होता तो ऑब्वियसली हर ही आता। लेकिन यहाँ अगर कोई ऐसा वर्ड है, ईच ऑफ द वर्कर्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द टीचर्स, तो यहाँ देयर भी मॉडर्न इंग्लिश में चल जाता है। ठीक है, बेस्ट तो क्या होता है, हिज और हर, सेकंड बेस्ट होता है हिज। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे यहाँ नहीं कर सकते थे ना, एक ही पार्ट में एरर मार्क करेंगे, तो यहीं कर दिया, तो यहाँ तो कर नहीं सकते, तो देयर भी चल जाता है। या आप ये कह लो ये वीक एरर की कैटेगरी में आता है, इसको मार्क नहीं करते अगर सेंटेंस में कहीं और एरर होता है तो, ऐसे समझ सकते। अब मुझे लगता है कि मेरी बात जो मैं बोलना चाह रहा था, पढ़ाना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, वो क्लियर हो गई होगी। अब ये सेंटेंस है, इसका मैं आपको रूल लिख के बताता हूँ और फिर आप सोचना कि रूल क्यों बनाऊंगा। रूल क्या है कि अमंग और बिटवीन के बाद ईच ऑफ का यूज नहीं होता। ठीक है, रूल क्या है, रूल ये है कि अमंग और बिटवीन के बाद ईच ऑफ का यूज नहीं होता। इस सेंटेंस को पढ़ो और थोड़ा सोचो, ऐसा क्यों रूल बना होगा कि अमंग और बिटवीन के बाद ईच ऑफ नहीं लगाते। सोचो थोड़ा। देखो, इसको समझाता हूँ मैं, एक सेंटेंस बोलता हूँ, देखना क्या एरर है। शी वॉज सिटिंग बिटवीन शालिनी, शी वॉज सिटिंग बिटवीन शालिनी। सर बिटवीन है तो दो लोगों के बीच में तो बैठेगी ना, कुछ तो लिखो। शी वॉज सिटिंग बिटवीन शालिनी एंड दीपिका, शी वॉज सिटिंग बिटवीन शालिनी एंड रजत, मतलब दो लोगों के बीच में होगा ना, ऑब्वियस बात है। तो जब बिटवीन लगाते हो तो ऑब्वियस बात है ना कि दो लोग होंगे, और अमंग में दो से ज़्यादा होंगे, हाँ कि ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बिटवीन या अमंग के बाद ईच का यूज़ कर दो, ईच तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो एक एक करके बात करता, इसलिए रूल बन गया। अमंग और बिटवीन के बाद हमेशा प्लूरल आता है, अमंग और बिटवीन के बाद हमेशा प्लूरल चीज़ें आती हैं, और ईच डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, इसलिए रूल बन गया कि अमंग और बिटवीन के बाद ईच ऑफ का यूज़ नहीं होगा। इस अमंग प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ये बनेगा, मिस्टर गुप्ता ने अपनी सारी धन दौलत अपने बेटों के बीच में बांट दी। क्लियर। ये वाला जो है ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ, और हिंट दे देता हूँ, प्रोनाउन चैप्टर में कराया था। अब भी अगर ना हो पाए तो नकलियों के सम्राट हो तुम, खत्मेश्वर हो तुम, करो याद। इतना बड़ा हिंट दे दिया कि प्रोनाउन चैप्टर में कराया था, बताओ इसमें क्या एरर है। कुछ याद आया। बट प्रीपोजिशन भी होती है, बट कंजंक्शन भी होती है। बट का मतलब जब लेकिन निकल रहा होता है तब वो कंजंक्शन होती है, और बट का मतलब जब के सिवाय निकलता है तब वो प्रीपोजिशन होती है। कुछ याद आ रहा है भाई, प्रोनाउन चैप्टर में कराया था। उसके सिवाय पार्टी में हर कोई प्रेजेंट था, इसलिए सब परेशान हो गए। उसके सिवाय पार्टी में हर कोई प्रेजेंट था, इसलिए वो सब परेशान हो गए कि वो क्यों नहीं आई अभी तक। तो यहाँ पे ये जो बट है ये प्रीपोजिशन है, ना कि कोई कंजंक्शन। अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हर आएगा। ये एवरीवन सब्जेक्ट है, और ये जो वर्ब है ये आइए इसके हिसाब से, जिसमें वॉज लिंकिंग वर्ब है, प्रेजेंट एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है।
याद आ रही हैं सारी बातें? तो पहले पढ़ चुके हो आप, इसमें कुछ नया थोड़ी है। और एवरीवन, एवरीबडी, इन सब के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो वर्ब में कोई गलती नहीं है, सिंगुलर ही आई हुई है। वॉज के बाद V1 कैसे आ सकता है? तो ये वर्ब नहीं हो सकता, सोचो। और फैक्ट बताया जा रहा है कि हर कोई प्रेजेंट था, कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, ये लिंकिंग वर्ब है, एडजेक्टिव है। ऐसा सेंटेंस आप पहले भी कर चुके हो। चलो इस सेंटेंस को देखने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो एक बार ज़रा। ये आपके लिए बात नई है, ध्यान देना ज़रा। दिस दैट या नेक्स्ट लास्ट के साथ जब टाइम दिया हो, यानी जैसे लिखा हो दिस संडे, दिस ईयर, दिस वीक, नेक्स्ट मंडे, लास्ट ईयर, तो ये दोनों मिलकर ना अपने आप में एक एडवर्ब क्रिएट कर देते हैं। इनके साथ ऑन या इन प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती आपको एडवर्ब बनाने की। कहने का मतलब ये है कि आई केम हेयर ऑन लास्ट संडे लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो लास्ट संडे। आई विल कॉल यू ऑन नेक्स्ट मंडे लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो नेक्स्ट मंडे। आई विल बाय अ कार इन दिस ईयर लिखने की वजह डायरेक्ट लिखो दिस ईयर। आई विल बाय अ कार दिस ईयर। तो बेसिकली क्या है, दिस दैट नेक्स्ट लास्ट के साथ जब टाइम बनता है तो अपने आप में एडवर्बियल फ्रेज क्रिएट हो जाता है। इसके साथ ऑन इन लगाने की ज़रूरत आपको नहीं होती। तो वो यहाँ पे नहीं है, शी वेंट टू दिल्ली विद हर हस्बैंड, डायरेक्ट लिख सकते हो लास्ट मंडे, ये ऑन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप नेक्स्ट या लास्ट को मंडे मतलब टाइम के बाद ले जाओगे तो ये इसका मीनिंग पहले तो जान लो। ऐसा होता है जैसे अपन कई बार करते नहीं है, अरे वो मंडे को आया था, पिछले वाले को ही। कई बार हम वर्ड बोल देते हैं और फिर हमें समझ में आता है कि शायद लिसनर को समझ ना आए, फिर हम कुछ ऐड करते हैं। जैसे मैं घर खरीद लूँगा साल में, इसी वाले में, इसी साल में। कई बार हम क्या होता है वर्ड यूज़ कर देते हैं, मैं तेरे से मिलूंगा मंडे को, अरे नेक्स्ट वाले को ही। ये वाला जो मीनिंग होता है वो आता है जब आप नेक्स्ट या लास्ट को नाउन के बाद ले जाते हो। अगर ये स्ट्रक्चर हो तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको ऑन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऑन मत काट देना। ये नो एरर है, ये आपको जनरली बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा इस टाइप का सेंटेंस। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर दिस दैट या नेक्स्ट लास्ट के साथ, दिस दैट या नेक्स्ट लास्ट के साथ टाइम दिया हो, दिस मंडे, दिस ईयर, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ऐसा, तो इनके साथ इन ऑन मत लगाया करो। लेकिन अगर ये वर्ड नाउन के बाद चले जाएं तो उस दिस दैट तो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, ये वाला ये स्ट्रक्चर दिस दैट के साथ नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कर सकते मंडे दिस मंडे दैट ना, ये वाली बात सिर्फ नेक्स्ट और लास्ट के साथ ही हो सकती है, मंडे नेक्स्ट, मंडे लास्ट। और ये स्ट्रक्चर भी बहुत 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 रेयर है, वह वैसे ही मैंने कहीं पढ़ा था किसी बुक्स के अंदर, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर बाद में ले जाओगे तो फिर आपको ऑन लिखना पड़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट पे जाइए। इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा तो क्या है मतलब ठीक है। देखो जरा एक बार क्या लिखा हुआ है इसमें। फंडा कुछ ऐसा है, इसमें फंडा कुछ ऐसा है कि बाय के साथ कोई आर्टिकल यूज मत किया करो, बाय के बाद कोई आर्टिकल यूज मत किया करो जब आगे कोई पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा हो। यानी जब आप कहते हो कि मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, ऐसा मत करो बाय अ बस, बाय अ ट्रेन या बाय द ट्रेन। सीधा लिखो बाय बस, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय ऑटो, सीधा लिखो आप। ठीक है, अब इसके पीछे, इस रूल के बनने के पीछे जो लॉजिक हो सकता है, इस रूल के बनने के पीछे जो लॉजिक हो सकता है वो मुझे लगता है कि ये हो सकता है शायद कि जैसे जब आप लिखते हो ना कि मैं ऑफिस जाता हूँ बस से, तो आप ना तो कोई रैंडम बस की बात कर रहे हो, तो ना जनरलाइज मतलब ना कोई स्पेसिफिक बस की बात कर रहे हो, आप खाली एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बता रहे हो कि मैं बस से जाता हूँ, मैं बहुत सारी बसों में से एक बस से जाता हूँ, ये सेंस भी नहीं देना चाहते, और मैं किसी उस पर्टिकुलर बस से जाता हूँ, ये सेंस भी नहीं देना चाहते। आप खाली एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाना चाहते हो कि
एडवर्ब बनाना चाहते हो कि हाउ, कैसे जाता हूँ, आई गो देयर बाय बस, आई गो देयर बाय ट्रेन, तो ऐसे वाले सेंटेंस के अंदर ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है इसको जनरलाइज करना या डेफिनेट करना ये हमारा मकसद नहीं होता, इसलिए आप इसको डायरेक्ट लिखते हो। शायद मेरे हिसाब से इसलिए बनाया गया ये रूल, ठीक है। बाकी इसकी कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन या ऐसा कुछ मुझे ना कहीं मिला, या कह लो मैं सोच नहीं पाया कि इसको ग्रामर में कैसे बांध दूं, तो ये चीज़ आपको याद करनी है। आई गो टू ऑफिस बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, आपको सीधा ही लिखना है, कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। बाय के साथ जब भी पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आएगा तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये बाय पैसिव वाला हुआ, जैसे यहाँ तो आप यातायात का साधन बता रहे हो, आई गो टू ऑफिस बाय बस, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, लेकिन अगर ऐसे वाला हुआ, वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड क्रॉस करा था उसको टक्कर मार दी एक बस ने, तो ये वाला बाय कौन सा है, वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला बाय है यहाँ पे, कि मैं ये ऐसे जाता हूँ, वो वाला है कि पैसिव वाला है कि उसे टक्कर मार दी गई इसके द्वारा, तो पैसिव वाला बाय है, तो इसमें ए आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है। यहाँ पे ए मत उड़ा देना, ये ए एकदम ठीक है। ये वाला बाय और ये वाला बाय दोनों अलग हैं, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर अलग है, ये पैसिव वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ही वॉज हिट बाय अ ट्रेन, ही वॉज हिट बाय अ बस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ दिस डिस्टेंस वाज कवर्ड बाय द ट्रेन इन 2 आवर्स, यह डिस्टेंस कवर किया गया था बाय द ट्रेन, इसमें ठीक है ये, क्योंकि ये पैसिव वाला बाय है, तो देख लेना कि ये बाय कौन सा वाला है। अगर आप कोई अपना हैबिचुअल एक्शन दिखाना चाहते हो कि आई गो देयर बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, तो आप कोई आर्टिकल यूज मत करना, लेकिन ये पैसिव वाले के साथ आर्टिकल आपको लगाना है। अब एक छोटी सी बात और, ये वाली चीज़ आपको बहुत अजीब लगेगी, अगर मैं आपको यही सेंटेंस बना के दे देता, लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई एम डैश अ बस, ठीक है, और आपको मान लो मैं ऑप्शन दे दूँ इन, ऑन, ओवर, और कुछ भी लिख दो, इनटू, कुछ भी लिख लो, तो आप में से मैक्सिमम बच्चे 80-85% बच्चे मार्क करते हैं इसमें इन, आई एम इन अ बस, बोलने का आपका बहुत मन करता, लेकिन ध्यान रखना इसमें सही होता ऑन। तो यहाँ बस के साथ आपने बाय लगाया है, यहाँ बस के साथ आप कह रहे हो ऑन सही होता है, क्या फंडा है समझना जरा। अगर आप कोई किसी का हैबिचुअल एक्शन बता रहे हो कि मैं ये काम ऐसे करता हूँ, तब तो बाय आता है, आई गो टू ऑफिस बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय ऑटो, बाय कार, मेरी बात आई समझ। लेकिन अगर कोई पूछे, फोन आए, हाँ भाई कहाँ पे है, यार मैं बस में हूँ, हिंदी में अपन कहते हैं मैं बस में हूँ, इसलिए अपना बहुत मन करता है कि यहाँ इन लगा देते हैं, लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से फंडा कुछ ऐसा है कि ऐसे यातायात के साधन जिनमें आप चढ़ने के बाद चल फिर भी सकते हो, जैसे बस में आप चढ़ने के बाद चल फिर भी सकते हो, तो वहाँ आएगा ऑन। बस हो गया, ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, या शिप हो गई, ऐसे यातायात के साधन जिसमें छत के ऊपर कोई, सर के ऊपर कोई कवरिंग भी हो और जिसमें आप चल फिर भी सकते हो, तो उनके साथ को लगाना है ऑन। और ऐसे यातायात के साधन जिसमें छत के ऊपर, सर के ऊपर कवरिंग तो है, कोई छत तो है उसकी, लेकिन चल फिर नहीं सकते, जैसे हेलीकॉप्टर, जैसे कार, जैसे ऑटो, या फिर कोई छोटी बोट, कोई ऐसी बोट है जिसमें वो ऊपर वाला हिस्सा तो है लेकिन चल फिर नहीं सकते, तो फिर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। आई मीन अ बोट, आई मीन एन ऑटो, आई मीन अ कार, आई मीन अ हेलीकॉप्टर। और ऐसी चीज़ें, मान लो कोई जानवर है, घोड़े के ऊपर बैठे हो, कैमल के ऊपर बैठे हो, एलिफेंट के ऊपर बैठे हो, ऑन आएगा। बाइसिकल है, बाइक है, ऑन आएगा। और पैदल चलने के लिए फ्रेज होता ऑन फुट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर आप कोई हैबिचुअल एक्शन बताना चाहते हो, आई गो देयर बाय बस, बाय ट्रेन, तब तो बाय आता है। और वैसे को पूछे अभी कहाँ पे है भाई, है ना, अभी कहाँ पे है, तो उस केस में आपको ऐसा लगा। क्लियर होगी इतनी बात? चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट रख लेते हैं, बाकी जो मिसलिनियस वाला पोर्शन है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, इसको सुन लीजिए।
फंडा ऐसा है, ये जो होम है ना, होम एडवर्ब भी बन सकता है और होम नाउन भी बन सकता है, और इसी की वजह से एक एरर क्रिएट होता है। आप देखोगे जनरली, मतलब जब ये एरर आता है तो कभी तो होम से पहले टू हटा रहे होते हैं, कभी होम से पहले टू लगा रहे होते हैं। एरर आता है होम से पहले टू हटाना या टू लगाना। फंडा बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो वर्ड है ना होम, ये एडवर्ब भी बन सकता है। आप इसको डिक्शनरी वैसे बनता तो ये एडजेक्टिव भी बन जाता है ना, और चीज़ें। होम एक फ्रेजल वर्ब भी बनती है होम से, शायद होम एट ऐसा कुछ करके फ्रेजल वर्ब है, देख लेना। मेनली जो एरर बनता है वो इन दोनों बेसिस पर बनता है। होम को आप डिक्शनरी में टाइप करोगे तो दिखाएगा कि एडवर्ब भी होता है होम। जो शब्द है ना होम, ये एडवर्ब भी होता है। तो अब कब इसको एडवर्ब माने, कब इसको नाउन माने, इसी पर आधारित है ये एरर, कि कब ये टू उड़ेगा और कब यहाँ पे टू लगेगा। सुनना, इधर देखो, सिंपल फंडा है। अगर मान लो ऐसा कोई हिंट नहीं है, इनट्रांजिटिव आपकी वर्ब है और होम के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसको नाउन बनने पर मजबूर करे। नाउन बनने पर मजबूर करने का मतलब क्या है? जैसे देखो इधर ये पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर होम से पहले हर होम, माई होम, योर होम, देयर होम, राहुल्स होम, कुणाल्स होम, अगर ऐसा कुछ लिख दूंगा तो 100% होम नाउन हो जाएगा। मेरी बात आ रही समझ? फंडा बिल्कुल सिंपल सा है। इनट्रांजिटिव वर्ब है, अगर होम के साथ ऐसा कुछ नहीं है जो इसको नाउन बनने पर मजबूर करे, तो समझ जाना उस केस में इसको एडवर्ब प्लेस मानना। उस केस में आप इसको मानना एडवर्ब प्लेस। और अगर ये एडवर्ब प्लेस है तो एडवर्ब से पहले तो प्रीपोजिशन आती नहीं, इस टू को आपको उड़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर होम से पहले ऐसा कुछ लिख दिया, हर होम, माई होम, योर होम, देयर होम, कुणाल्स होम, राहुल्स होम, अगर ऐसा कुछ लिख दिया तो क्या ये बात अब ऑब्वियस नहीं होगी? क्योंकि इससे पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो ये बात ऑब्वियस हो गई कि ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते, अब प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको टू लगाना पड़ेगा, ये एकदम सही है। और ये जो होम है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि वेंट तो इनट्रांजिटिव होती है, ये तो अपना ऑब्जेक्ट रखती नहीं। ये जो होम है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। फंडा एक बार फिर से बोल देता हूँ, मैंने क्या कहा। होम वर्ड पर एरर आता है ये कि होम से पहले कब टू नहीं लगेगा और कब टू लगेगा। सिंपल फंडा बिल्कुल। दिक्कत ये है कि होम वर्ड बिल्कुल यूनिक है, ये एडवर्ब भी बन जाता है। सोचते नहीं हम, क्योंकि जनरली जिनके लास्ट में एस लगता है, टेबल, टेबल्स, चेयर, चेयर्स, होम, होम्स, तो हमें ऐसा लगेगा नाउन ही तो होता ही है। लेकिन ये वर्ड एडवर्ब भी बन जाता है और उसकी वजह से ये एरर आता है। फिर से देखो मैंने क्या कहा। अगर होम वर्ड के बाद, मतलब होम वर्ड से पहले, मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब के लिए बात बता रहा हूँ ये, है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये कॉन्सेप्ट तभी तो लागू होगा ना। अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसमें तो इसको नाउन ही मानना पड़ेगा, फिर तो एरर बन ही नहीं पाएगा। एरर तब बनेगा जब इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा, अगर होम से पहले ऐसा कुछ नहीं है, जैसे माई होम, योर होम, हिज होम, देयर होम, राहुल्स होम, कविताज होम, तो इसका मतलब अब इसको नाउन बनने पर कोई मजबूर नहीं कर रहा। तो अच्छा है ना कि इसको एडवर्ब मान लेता हूँ, इनट्रांजिटिव वर्ब एडवर्ब बन जाएगा। क्यों नाउन मान लो इसको जबरदस्ती का? क्योंकि अल्टीमेटली आप वेंट की प्लेस ही तो बताना चाहते हो, और अगर ये एडवर्ब प्लेस खुद बन ही सकता है तो जबरदस्ती का एक नया वर्ड क्यों लगाऊं? तब तो टू ड्रॉप कर देंगे। लेकिन अगर इसके पहले आपने कुछ लिख दिया, ऐसा कोई वर्ड लिख दिया, माई होम, योर होम, हिज होम, देयर होम, राहुल्स होम, दीपिकाज होम, तब तो इसको नाउन मानना पड़ेगा। और नाउन है तो इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद सीधा तो आ नहीं सकता। गो, वेंट, गो नहीं है तो इनट्रांजिटिव वर्ब है, तब आपको प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। क्लियर होगी इतनी बात? तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर इनट्रांजिटिव वर्ब हो, होम से पहले कुछ ना हो, तो टू को ड्रॉप करना है। मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब और होम से पहले कोई नाउन बनाने वाला हिंट हो तो टू लगाना है। एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लो। होम तभी कहते हैं जब उसमें कोई रह रहा हो, है ना। होम तभी कहते हैं जब आप उसमें रहना शुरू कर देते हो, कि वो मेरे घर आया, ही केम टू माई होम। जब आप ये बिल्डिंग वगैरह खरीदते हो, मतलब होम और हाउस में, ये छोटी सी अलग सी बात है, इस कॉन्सेप्ट से लेना देना नहीं है। जब आप कोई चीज़ खरीदते हो ना, कि हमने घर खरीद लिया, हमने घर बेच दिया, तो उस केस में आप होम नहीं हाउस वर्ड का यूज़ किया करो। गलत नहीं है, चल जाएगा, लेकिन बेटर इसके अंदर हाउस माना जाए। ये एक्स्ट्रा बात बताइए आपको, इसका अपने कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है।
कि जब आप कहीं रहने लग जाते हो तभी होम कहते हैं उसको, वरना दीवारों से सिर्फ मकान हुआ करते हैं, घर नहीं हुआ करते। ठीक है, तो ये घर है, ये मकान है। क्लियर? ये एक्स्ट्रा बात है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपको इन दोनों को करना है। एक ट्राई आप करो, फिर मैं बताता हूँ और फिर छुट्टी हो जाएगी। हाँ जी, मैं घर चला जाऊंगा जैसे ही काम कंप्लीट होगा। जैसे ही काम कंप्लीट होगा ना, मैं घर चला जाऊंगा। तो यहाँ होम से पहले ऐसा कोई हिंट नहीं है, होम से पहले ऐसा कोई हिंट नहीं है, तो अपन इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस मान सकते हैं ना। यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के जैसा काम कर देगा, और यहाँ से हम टू को ड्रॉप कर देंगे। ये गो वर्ब के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाएगा ये। क्लियर हुआ? लेकिन अगर इस सेंटेंस की बात करें तो होम से पहले ये तो पजेसिव केस ऑफ नाउन आ गया। राहुल क्या है? ये है पजेसिव केस ऑफ नाउन। अगर पजेसिव केस ऑफ नाउन लग गया तो ऑब्वियस बात है फिर इसको नाउन मानना पड़ेगा होम को, और नाउन मानना पड़ेगा तो वेंट तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकती अपना, तो फिर आपको एक प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। ये टू प्रीपोजिशन आप लगाओगे ताकि ये जो होम है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सके। इतना सा फंडा है। अब यहाँ दो बातें और बताता हूँ आपको। फंडा तो ये है कि होम एडवर्ब भी बनता है, नाउन भी बनता है ना। तो जब ये एडवर्ब बनता है तो टू नहीं लगाते, नाउन बनता तो टू लगाते हैं, इसको पता है। अब किसी किताब का नाम लेना ऐसे ठीक नहीं है, एक अच्छी फेमस किताब है, लोग फॉलो भी करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ा रखा है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर जाए, अगर कोई व्यक्ति अपने घर जाए तो टू का प्रयोग न करें, अगर किसी और के घर चला जाए तो टू का प्रयोग करें। बात पता ठीक बैठ रही है। पता होता क्या है, जब आप खुद के घर जाते हो तो कुछ लिखते नहीं हो ना यहाँ पे। ऐसे कभी कहते हो आई विल गो टू माई होम, सीधा लिखते हो ना आई विल गो होम। किसी और के घर जाते हो तो बताते हो हिज होम, हर होम, देयर होम, कुणाल होम, बताते हो। तो होगा क्या, जब किसी और के घर जाओगे तो वो पजेसिव एडजेक्टिव टाइप की चीज़ आपको लिखी मिलेगी, तब ये नाउन हो जाएगा, तब टू लगाना पड़ेगा। और खुद के ही घर जाओगे तो लिखते नहीं है, तब इसको एडवर्ब प्लेस मान लेंगे, तब टू हट जाएगा। तो ऐसा है बेसिकली। ठीक है, तो ध्यान। और एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये वर्ड जो ये बात जो होम के लिए पढ़ाई, अब तुम इसको इस पे कई बच्चे पता क्या करते हैं, दिल्ली के लिए लगा देते हैं। सर ऐसा कर देते हैं, ही वेंट दिल्ली। सर जैसे होम एडवर्ब प्लेस हो गया, दिल्ली को एडवर्ब प्लेस मान लेंगे, ही वेंट दिल्ली। ऐसे मत कर देना, उसमें टू लगेगा ही लगेगा। ही वेंट टू दिल्ली ही हो पाएगा, ही वेंट दिल्ली नहीं हो पाएगा। ये बात होम ही एडवर्ब प्लेस बन सकता है, कहीं तुम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सबको एडवर्ब प्लेस बनाते फिरो। ये जो बात बताई कि होम ऐसे एडवर्ब प्लेस बन जाएगा, ये बात होम नाउन के लिए है। ऐसे मत लिख देना ही वेंट दिल्ली। आ रही बात समझ में? ये बात सिर्फ होम नाउन के ऊपर एप्लीकेबल है। चलो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन चैप्टर का अपना जिन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं आती वो अपन ने पढ़ा। मिसलिनियस वाला पोर्शन अभी बचा हुआ है, बाकी कल अपना इसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है बच्चे, ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है ग्रामर पूरी होने में। अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो मोटे मोटे तौर पर एक क्लास कंडीशनल की, एक क्लास सुपरफ्लुअस की, और एक क्लास क्वेश्चन टैग की, 3 क्लास ये, 3 क्लास एडवांस वर्ब की, 3 और 3 6 क्लास ये, और प्रीपोजिशन की 2 या 3 क्लास मैक्सिमम और। ठीक है, तो टोटल 9 क्लास बची। मान लो एक वीक में 5 वीडियो अपलोड होती हैं, तो 2 हफ्ते के अंदर आपका इतना पोर्शन। वॉइस नरेशन को मैं एक बार ब्रेक दे के बाद में कराऊंगा। पहले मैं सोच रहा हूँ कि वो जो क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल या कुछ वोकैब की वीडियोस और डाल के फिर वॉइस नरेशन इसमें डाल लूँ, क्योंकि वॉइस नरेशन पहली बात तो जनरली मेंस वगैरह में आता है, और वॉइस नरेशन मेरे यूट्यूब पे पढ़ा, किसी को ज़्यादा जल्दी होगी तो वहाँ से पढ़ लेगा। अगर मैं ग्रामर की बात करूँ वॉइस नरेशन को छोड़ के, तो उतना पोर्शन जो है वो अगली 10 क्लास में पूरा हो जाएगा। यानी आपका 10 क्लास के अंदर कोर्स खत्म हो जाएगा। वॉइस कराऊंगा, 100% कराऊंगा, लेकिन पहले मैं बाकी वीडियोस डालूंगा।
क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, उनकी या कुछ वोकैब की, फिर दोबारा लौट के आके इसके अंदर अपन वॉइस नरेशन डालेंगे। 10 क्लास में आपका मैक्सिमम 10-11 क्लास के अंदर आपका ग्रामर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर अपने बाकी पोर्शन भरने शुरू करेंगे अपन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, पैसेज, वोकैब वाला पोर्शन फिल करना शुरू करेंगे। तो बच्चे समेटो इसको, जितना पढ़ लिया ना इसको समेटो, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।